युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 125। शाम का वक्त असम गुवाहाटी मायोंग गाँव। पीहू अपने कमरे में जाकर बहुत परेशान थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वह लड़का कौन था जो अचानक से आकर उसे अपने गले लगा लिया और तो और उसे पीहू पीहू बोले जा रहा था। पीहू खुद से बोली, उसे मेरा नाम कैसे पता, और उसके रहन सहन से तो बिल्कुल भी यहाँ के लोगों की तरह नहीं था। वह बहुत ही स्टाइलिश दिख रहा था। उसके कपड़े उसके चाल ढाल में अलग ही दिख रहा था। पीहू इस वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर दे रही थी, जिससे उसके सिर में काफ़ी दर्द होने लगा और वह अपने कमरे में अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़ बैठी थी, जैसे कि वह बहुत कुछ सोचने की प्रयत्न कर रही हो। वह इस वक्त इतना अपने दिमाग पर जोर देने लगी कि जैसे उस व्यक्ति की छुअन से उसे महसूस हुआ हो, जैसे वह पहले भी उसकी बाहों में गई हो और उसके परफ्यूम की खुशबू भी उसे कुछ जानी पहचानी सी और अच्छी भी लग रही थी। वह इतना सोचने में डूबी थी। इस वक्त बंद कमरे में उसके माथे पर पसीने आ गए और उस कमरे में उसे घुटन महसूस होने लगा और साथ ही साथ में उसका सिर दर्द के मारे फटे जा रहा था। पीहू कमरे में इधर से उधर हो रही थी। उसके सिर में इतना दर्द होने लगा कि जैसे कि अब फट ही जाएगा कि थोड़े ही देर में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। पर पीहू अपने हाल में नहीं थी कि जाके दरवाज़ा खोले। वह तो एक चेयर के पास बैठ अपने सिर को पकड़ के बैठी थी। वह एक हाथ से अपने सिर पर लगातार मारे जा रही थी कि जैसे वह कोई पंचिंग बॉक्स हो जो मार रही थी और उसे दर्द भी नहीं हो रहा और उसका कंडीशन सच में ख़राब हो रहा था। दरवाज़ा खटखटाने की लगातार आवाज़ आ रहा था। यह कोई और नहीं, उसकी माँ थी। वह साथ ही साथ में आवाज़ भी दे रही थी, पीहू दरवाज़ा खोल बेटा। क्या कर रही है? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही तू? ठीक तो है? तेरी तबीयत तो ठीक है? उसकी माँ लगातार आवाज़ दे रही थी, पर पीहू दरवाज़ा नहीं खोली, जिसके वजह से उसकी माँ परेशान हो गई और वह घर में से बाहर निकली और केशव जी को ढूंढने लगी। केशव जी इस वक्त लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा था और उन्हें लकड़ियाँ जलाने के लिए काम आता था। सीमा जी दौड़ते हुए उनके पास गई। सीमा जी को इतना घबराया हुआ देख केशव जी परेशान होते हुए बोले, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पहले तो सीमा जी खुद को शांत की, उसके बाद वह हकलाते हुए बोली, वह पीहू दरवाज़ा नहीं खोल रही, कहीं कुछ कर ना ले, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलिए। सीमा जी का इतना कहना कि केशव जी ने लकड़ियाँ वहीं फेंक जल्दी से भागते हुए अंदर गए। जिस घर में रहते थे, यह घर कोई बहुत बड़ा नहीं था। इसमें सिर्फ 2 रूम, हॉल और किचन, ये भी लकड़ियों से बना हुआ था। क्योंकि यहाँ ठंड होने के नाते लकड़ियों के ज़्यादातर गांव में घर थे। यहाँ पर इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, मानो स्वर्ग यही हो। जहाँ तहाँ हरियाली ही हरियाली और ना ही ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ था। गांव में इतना शांति और पंछियों के चहल पहल ही सुनाई देता था। केशव जी जल्दी से दौड़ते हुए पीहू के कमरे के पास पहुँचे और दरवाज़ा तेजी से बजाने लगे, पर पीहू दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। पर केशव जी आसानी से दरवाज़ा खोले, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि दरवाज़ा कैसे खुलता है। क्योंकि जब वह यहाँ रहने के लिए आए थे, तब से उन्होंने पीहू के कमरे का जो लकड़ी का दरवाज़ा था, वहाँ पर उन्होंने लकड़ी का थोड़ा सा कट मारा था ताकि उनका हाथ अंदर जा सके, और उन्होंने आज वैसे ही किया। वह जहाँ उन्होंने कट मारा था वहाँ थोड़ा सा और कट मारा, अगर हाथ डाला और दरवाज़ा आसानी से खोल दिया, क्योंकि इसके पहले भी पीहू कई बार बेहोश हुई थी। और जैसे केशव जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा पीहू एक छोटी सी लकड़ी के कुर्सी पर बैठ अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़ झुका लिए थे। वह जल्दी से भागते हुए उसके पास पहुँचे और उनके पीछे सीमा जी भी गई। उन्होंने पीहू का चेहरा जैसे पकड़ ऊपर
की ओर किया तो देखा वह इतनी ठंड में भी उसके चेहरे पर बहुत पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। केशव जी उसके चेहरे को पकड़ ऊपर की ओर किया तो देखा पीहू की तबीयत खराब हो रही थी। केशव जी अपने ऊपर शॉल ओढ़ रखा था। उन्होंने अपनी शॉल से उसके चेहरे का पसीना साफ करते हुए पूछने लगे, पीहू क्या हुआ? क्या हुआ? दिन में तो तू ठीक थी, तो अब तुझे अचानक से क्या हो गया? पीहू की तबीयत खराब होता देख सीमा जी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वह रोते हुए कहने लगी, अचानक से इसे क्या हो गया? 1 महीना के ऊपर हो गया, इसकी तबीयत में काफ़ी सुधार आने लगा था, पर अचानक से इसकी तबीयत को क्या हो गया? सीमा जी उठी और अपना मोबाइल ले तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाई। डॉक्टर को उन्होंने तुरंत बता दिया कि पीहू की तबीयत खराब हो रहा है, तो डॉक्टर ने कुछ उनसे कहा जो उन्होंने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। वह तुरंत अपने कमरे में गई और अपना सूटकेस खोलकर उन्होंने उसमें से मेडिसिन्स निकाला और जल्दी से लाकर पीहू को खाने के लिए बोली, पर पीहू दवाई खा नहीं रही थी, तो सीमा जी ने उसके मुंह में वह दवा डाली और साथ ही साथ में पानी भी पिलाया। केशव जी सीमा जी से बोले, तुमने अभी इसे कौन सी दवाई दी? जो सुन सीमा जी बोली, मैंने अपने मन से थोड़ी ना दवाई दी हूँ, डॉक्टर के कहने पर ही दवाई दी हूँ। आप परेशान मत होइए, डॉक्टर ने कहा कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। कुछ ही देर में पीहू गहरी नींद में चली गई। तब केशव जी ने उसे अपने गोद में उठाकर लकड़ी के पलंग पर सुला दिया, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। दोनों उसके कमरे से बाहर निकले और आकर हॉल में बैठे। उनका घर बहुत छोटा था, छोटे छोटे कमरे थे, छोटा हॉल, छोटा ही किचन था। ये छोटी फैमिली 3 लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा था। सीमा जी बहुत परेशान थी, पर वह केशव जी को समझाते हुए कहने लगी, वह ज़्यादा ना परेशान होए, वह ठीक हो जाएगी। कमरे में पीहू ऐसी सोई थी जैसे कि कभी उठेगी ही नहीं। इधर होटल में मयंक जब से आया था तब से फर्श पर बैठे अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ एकदम इमोशनल होकर बैठा था। उसे इस वक्त कोई बाहरी इस वक्त देखता तो उसे यही लगता शायद इसका कोई अपना मर गया हो, क्योंकि मयंक वैसे ही अपनी हालत बना लिया था और महेश उसे बार बार समझाते जा रहा था, पर मयंक कहाँ सुनने को तैयार। वह तो ना उसके बातों में हाँ बोल रहा था और ना कह रहा था। वह तो बस अपनी ही धुन में बैठा था। बीच बीच में उसकी आंखों से आंसू निकलते थे, पर महेश के समझने से वह चुप हो जाता था, पर उसके बातों का कोई जवाब नहीं देता। महेश जानता था कि मयंक आज बिल्कुल खाना खाएगा नहीं, यहाँ तक वह कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगा, जिसके चलते वह खुद कमरे से बाहर निकला और दोनों के लिए खाना लेकर आया, क्योंकि आज वे दोनों बिना खाए पिए थे। महेश मयंक के सामने 2 प्लेट खाना रखा। वह चाहता था कि मयंक थोड़ा तो खा ले, पर मयंक अपनी ही सुध-बुध में नहीं था। महेश को अब ऐसा लग रहा था कि अच्छा किया वह उसके साथ आज आया, वरना पता नहीं मयंक के साथ क्या हो जाता। पक्का वह जेल जाता या पब्लिक से मार खाता और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होता। महेश के दिमाग में यही सब चल रहा था, पर अपने ख्यालों को झटकते हुए वह वापस मयंक से जिद करने लगा कि वह खाना खा ले, पर मयंक बिल्कुल भी खाने के मूड में नहीं था। महेश के बार बार जिद करने पर मयंक उसका हाथ झटकने लगा, क्योंकि मयंक बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। महेश सोचने लगा क्यों ना उसकी मॉम को कॉल करके बता दे कि आज मयंक ने खाना नहीं खाया। अगर उसने उसकी मॉम को बताया तो यह मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा और उसकी मॉम भी मुंबई में परेशान हो जाएंगी। एक तो उसके डैड मुंबई में नहीं है, ऊपर से उसका बड़ा भाई जेल में है। यह सब सोच महेश भी दुखी हो गया और ऐसा कोई था नहीं जिसे वह कहे और उसकी बातें मयंक मान जाए।
महेश को मयंक का दर्द देखा नहीं जा रहा था। बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि जब से वे दोनों फ्लाइट में बैठे तब से मयंक सिर्फ और सिर्फ युग की ही अच्छाइयों के बारे में बताते जा रहा था, और यहाँ आने के बाद भी वह कई बार उसे याद किया होगा, क्योंकि उसी के वजह से तो पीहू उसे आज मिली है। युग का याद आते ही महेश के चेहरे पर स्माइल आ गया और वह तुरंत मयंक का मोबाइल ले युग का नंबर सर्च किया। वैसे भी अब अंधेरा रात हो गया था। गांव में तो 8 बजते ही एकदम से सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि रात के 10-11 बज रहे हों। पर होटल होने के कारण पब्लिक आ जा रही थी। यहाँ तक का माहौल थोड़ा चहल पहल फैला था, पर खिड़की से बाहर देखा जाए तो बाकी के इलाकों में एकदम अंधेरा छाया हुआ था। महेश ने तुरंत युग को कॉल लगा दिया। पूरा रिंग जाने के बावजूद भी युग ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया, जो देख महेश उदास हो गया। उसे लगा कि युग अगर उसका कॉल उठाता तो उसे आज मदद मांगता कि वह एक बार मयंक को डांट लगाए कि खाना खा ले, वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगा। पर युग ने तो उसका कॉल ही नहीं उठाया। महेश मयंक को मनाता रहा, पर मयंक माना नहीं, बल्कि बैठे बैठे जब वह थक गया तो वहीं फर्श पर लेट गया। महेश भी थक हार कर उसके साथ बैठा ही रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। महेश को मयंक के ऊपर गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि उसकी जो तकलीफ थी वह समझ रहा था कि वह किसी दर्द से गुजर रहा है, जिसके चलते तो वह खुद उसके साथ उसकी मदद करने यहाँ आया था। मयंक ने जब खाना नहीं खाया तो महेश भी साइड में जाकर फर्श पर बैठे सोने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें झपकियां लेने लगी, जो देख मयंक को बहुत बुरा लगा, और वह तब जाकर उठा और अपना हाथ धोकर आया और एक प्लेट महेश के सामने रखा और दूसरा प्लेट अपने सामने महेश को खाने के लिए कहा। महेश को अब नींद आ रहा था और वह तुरंत मना करने लगा। वह नींद में बोला, मैं बाद में खा लूँगा, तू खा ले। यह सुन मयंक बोला, ठीक है फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी सोने जा रहा हूँ। मयंक का इतना कहना कि महेश हड़बड़ा के उठ गया और बोला, नहीं नहीं, रुक जा, मैं खा रहा हूँ। इतना बोल वह भी उठा और जल्दी से वॉशरूम में जाके अपना हाथ धोकर आया। वे दोनों दोस्त बैठकर खाना खाने लगे। मुंबई, रात के 10 बजे, बजाज मेंशन। युग और मन्नत दोनों खाना खाने के बाद कमरे में आए। आते ही मन्नत वॉशरूम में चली गई। युग अपना मोबाइल जेब से निकालने के लिए हाथ डाला कि उतने में वॉशरूम से मन्नत उसे आवाज़ देते हुए बोली, युग प्लीज़ मेरा नाइट गाउन दे दो ना। उसकी आवाज़ सुन युग अपनी जेब से मोबाइल नहीं निकाला। वह तुरंत क्लोसेट की तरफ बढ़ गया और उसका नाइट गाउन हाथ में ले वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। दरवाज़ा तो खुला ही था। युग बाहर से ही बोला, मन्नत अपने कपड़े लो। 1 मिनट ही लगा, मन्नत अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गई। युग तो पहले ही फ्रेश हो गया था। युग तुरंत जाकर सोफे पर बैठ गया और वह अब अपना मोबाइल जेब में से निकाल लिया था, और जैसे उसने स्क्रीन स्क्रॉल किया तो उसे मयंक का मिस कॉल दिखाई दिया, जिससे उसे पता चल गया उसे कुछ घंटे पहले मयंक ने उसे कॉल किया था। युग उसे कॉल करने का सोचा, पर मन्नत सामने थी, जिसकी वजह से उसने कॉल नहीं किया, वरना वह कुछ गलत ही समझ बैठेगी। और इतने में मन्नत स्माइल करते हुए युग के पास आई और उसके गोद में बैठ गई। मन्नत अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए और अपनी नाक से युग के नाक को टच करते बोली, युग सच में आजकल तुम बहुत बिजी रहने लगे हो, तुम तो मुझे ज़रा भी टाइम नहीं दे रहे हो। मन्नत ये बोलते वक्त अपनी उंगलियां उसके गर्दन पर इंटेंस तरीके से फेर रही थी और धीरे धीरे अपनी उंगली उसके गर्दन से धीरे धीरे नीचे ले जाने लगी। जब उसकी उंगली उसके चेस्ट तक आया तो वह अपनी नाखून
उसके चेस्ट पर धंसाने लगी। यूं कहा जाए तो वह उसे सेड्यूस कर रही थी। युग तुरंत अपने एक हाथ से उसके पीछे से गर्दन को पकड़ एकदम अपने करीब कर लिया और पैशनेट किस करने लगा। यही तो मन्नत को चाहिए था, क्योंकि युग इस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा था। मन्नत ने यही मौके का फ़ायदा उठाई, क्योंकि उसे युग के साथ इंटीमेट होने का बहुत दिल कर रहा था। बहुत दिन हो गया था जो युग उसके साथ ये सब नहीं कर रहा था। मन्नत अच्छे से जानती थी कि युग क्यों नहीं कर रहा। अगर वह प्रेग्नेंट ना होती तो अब तक युग कितने बार कर चुका होता। तब तो उसे यह सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। युग किस करते वक्त उसके ब्रेस्ट को पकड़ प्रेस कर रहा था और उसके होठों को छोड़ उसके कंधे से गाउन नीचे सरका दिया। अब धीरे धीरे ही उनकी किस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अब तो युग उसके गर्दन पर बाइट भी करने लगा। उसका सलाइवा भी उसके गर्दन पर लग रहा था। वही मन्नत अपने दोनों हाथ उसके बालों में फेर रही थी, जिससे युग भी अपना कंट्रोल खोने लगा था। करीब 15 मिनट वहीं सोफे पर बैठे दोनों किस कर रहे थे। अब दोनों को कंट्रोल नहीं हो रहा। युग आगे बढ़ना चाहता था, पर उसे अपने बच्चे का याद आते ही वह वहीं रुक गया और वह अपने अंगूठे से मन्नत के होठ पर फेरते हुए बोला, बस अब नहीं, चलो सो जाओ। मन्नत के कान में जैसे यह शब्द गया कि सो जाओ अब नहीं, मन्नत तो अंदर से एकदम चिढ़ गई, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी युग को रेडी करने में और वह रेडी भी हो गया और इतनी देर किस करने के बाद डायरेक्ट मना कर रहा है। अब तो उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह धीरे धीरे गीली जो हो चुकी थी। पर युग को थोड़ी ना पता था कि मन्नत को क्या चाहिए। युग का इतना कहना कि जाकर सो जाओ, मन्नत को सच में बहुत गुस्सा आया। वह घूर कर उसे देखने लगी, पर युग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मन्नत क्यों उसे इतना घूर रही है। मन्नत तो उसे घूरे जा रही थी, वहीं युग ने उसके नाइट गाउन उसके शोल्डर के ऊपर किया और ठीक ठाक करने लगा और उसके गालों पे प्यार से थपथपाते हुए बोला, उठो अब जाओ, जाकर आराम करो, तुम्हें तो अभी तक सो जाना चाहिए था। युग आगे कुछ कहता उसके पहले मन्नत अपने होठ उसके होठ पे रख किस करने लगी और उसके दोनों हाथ युग के बालों में थे। उसका यूं अचानक से किस करने से युग भी उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगा। यह किस का टाइम बहुत कम था, क्योंकि युग बहकना नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से उसके होठों को छोड़ा और प्यार से उसे समझाते हुए कहने लगा कि उसे ज़्यादा देर रात तक नहीं जागना चाहिए और अब रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब आराम करें। मन्नत तुरंत युग के सीने से चिपक गई और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए। उसका चेहरा इस वक्त युग के चेस्ट पर था और युग भी अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया। उसके सिर पर हल्का किस करते बोला, क्या हुआ? आज तुम छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो, क्या नींद नहीं आ रहा तुम्हें? यह सुन मन्नत मन ही मन खुद से बोली, युग तुम्हें मेरी फीलिंग्स का जरा भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए कितनी अंदर से तड़प रही हूँ। पर मन्नत यह सब मन में ही सोच सकती थी, वह सामने युग से तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती। वह चाहती थी कि उसका इशारा युग समझे और आगे बढ़े, पर युग आगे बढ़ने के बजाय उसे तो डायरेक्ट सोने के लिए कह देता। वही युग अपने मन में सोच रहा था कि मन्नत कब जाके सोए कि वह एक बार मयंक से बात करे कि आखिर आज हुआ क्या, और उसका मिस कॉल भी तो आकर गया था, जो देख युग को मयंक से बात करना चाहता था, पर पता लगाना चाहता था कि वहाँ सब ठीक तो है।
क्योंकि वह खुद केशव जी से कॉल करके बात किया था, पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि मयंक यहाँ आया है, तो शायद अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं होगा। मयंक वहाँ पहुँच गया था तो वहीं मन्नत उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मन्नत उसके कहने पे नहीं उठ रही। यह देख युग उसके पीठ को सहलाने लगा कि वह सो जाए तो उसे उठाकर बेड पर सुला देगा। युग उसे बच्चों की तरह सुला रहा था। वहीं मन्नत को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह झट से उससे दूर हुई और उसकी आंखों में देखने लगी। उसका यूँ अचानक से दूर होना, वह उसे घूरते देख रही थी, जो देख युग मुस्कुरा दिया और बोला, क्या सच में तुम्हें नींद नहीं आ रहा? युग का बार बार पूछना कि नींद नहीं आ रहा, तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए। मन्नत बिना उसे जवाब दिए उसके गोद से उठी और सीधे बेड पर चली गई। वहीं युग अपना गर्दन घुमाकर उसे ही देख रहा था। अगर युग को आज मयंक से बात न करना होता तो वह भी मन्नत के पीछे जाता, पर उसने ज़्यादा ध्यान न दिया और मन्नत के सोते ही तुरंत अपना मोबाइल ले बालकनी में चला गया। 10 मिनट के बाद युग ने मयंक को कॉल लगाया, पर मयंक आज पूरा दिन अपसेट था और वह काफ़ी ज़्यादा रोया भी था, जिसकी वजह से जब वह खाना खाया तो उसे नींद आ गया और वह इस वक्त गहरी नींद में सोया था। और जैसे उसका मोबाइल रिंग किया कि महेश की आंखें खुल गई, क्योंकि वह अपना मोबाइल ले कुछ देख रहा था और मयंक के मोबाइल का आवाज़ सुन वह तुरंत उठा। वह नहीं चाहता था कि मयंक उसके मोबाइल का आवाज़ सुनकर उठे, जिसके चलते वह जल्दी से उठ उसका मोबाइल बंद करने जा रहा था कि मोबाइल स्क्रीन पर युग नाम देख वह तुरंत कॉल रिसीव किया। वैसे महेश इस वक्त किसी का कॉल रिसीव नहीं करता, पर युग का नाम देखे वह तुरंत रिसीव कर लिया, क्योंकि वह कुछ देर पहले तो उसने ही उसे कॉल किया था। महेश कॉल रिसीव करते हेलो बोला। उसकी आवाज़ सुन इधर से युग अपनी आंखें छोटी कर लिया, क्योंकि वह मयंक की आवाज़ नहीं थी और वह सवाल करते हुए पूछा, तुम कौन हो? मयंक का दोस्त हूँ और मैं ही आपको कुछ देर पहले कॉल किया था। क्या हुआ मयंक को? युग उसके बीच में बात काटते हुए पूछा। महेश मयंक के पास बैठकर बात नहीं करना चाहता था। अगर उसकी आवाज़ से मयंक उठ गया तो फिर वह जल्दी सोएगा नहीं। यह सोच महेश धीरे से दरवाज़ा खोल बाहर निकला और थोड़ा साइड में जाकर युग से बातें करते हुए उसे आज जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। पहले तो उसने ये बताया कि मयंक आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और अभी भी वह खाना नहीं खा रहा था, इसलिए उसने उसे कॉल लगाया, पर युग ने उस वक्त कॉल नहीं उठाया। तो युग ने भी अपना प्रॉब्लम बता दिया कि वह इस वक्त बिजी था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया। महेश ने सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ हुआ वह सब बताया और जब उसने पीहू वाली टॉपिक बताया कि वह मयंक को देखकर पहचानने से साफ इनकार कर दी, तो युग को यही लगा कि शायद पीहू मयंक से बात करना नहीं चाहती है, इसलिए वह ऐसा रिएक्ट की होगी। पर महेश ने तो अपनी आंखों से देखा था और वह इस टॉपिक पर बहुत गौर किया कि युग को अच्छे से एक्सप्लेन करने लगा कि वह पीहू से पहले भी मिल चुका है और आज जब पीहू से मिला तो वह उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। महेश ने यह भी बताया कि एक टाइम के लिए उसने भी यकीन कर लिया कि पीहू उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है। पर मयंक उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा, बहुत कुछ किया, तो भी पीहू एक बार भी गुस्से में उससे यह नहीं बोली कि वह यहाँ क्यों आया है और अब क्या चाहता है, बल्कि वह हर वक्त उसे नहीं पहचान रही यह कौन है, एक ही रट लगाए बैठी थी।
महेश बहुत सीरियस होकर युग को बता रहा था। उसकी बातें सुन युग सोच में पड़ गया। पर युग को तो पता था कि पीहू कुछ दिन पहले ही उससे बातें की और उससे तो वह नॉर्मल तरीके से बातें कर रही थी, तो ज़रूर वह मयंक से बात नहीं करना चाहती, इसलिए वह ऐसा कर रही। यही सोच युग कुछ नहीं बोला। वह महेश की बातें सुन रहा था। उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और थोड़ी देर उससे बातें किया। उसके बाद दोनों ने कॉल अपने अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कट होते ही युग सोचने लगा, क्या जो महेश अभी कह रहा था क्या सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पीहू को मयंक से बात नहीं करना होगा, इसलिए वह ऐसा कर रही है। आखिरकार वह इतनी आसानी से थोड़ी ना मयंक को माफ़ करेगी। युग यही सोच तुरंत बालकनी में से अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना मोबाइल टेबल पर रख बेड की ओर बढ़ा। मन्नत अब तक सो गई थी और युग उसके बगल में लेटा और उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके माथे पर, गाल पर जहाँ तहाँ किस किया और लाइट बंद कर सो गया। अगली सुबह असम मायोंग गाँव। सुबह के 7 बज गए थे पर पीहू अभी तक नहीं उठी। गांव होने के वजह से वहां के लोग सुबह के 5 बजे ही चहल पहल चालू हो जाता था। यहाँ तक कि पीहू और उसकी फैमिली जल्दी उठ जाते थे, पर आज पीहू अभी तक नहीं उठी, बल्कि कल रात तो वह बहुत जल्दी सो गई थी। सीमा जी उसके कमरे में गई और उसे उठाने लगी, फिर भी पीहू उठ नहीं रही थी, बल्कि वह करवट ले वापस सो गई। सीमा जी परेशान होने लगी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या उन्होंने दवाई का ओवरडोज ज़्यादा दे दिया था क्या? ये सुनते ही सीमा जी सोचने लगी, कहीं उन्होंने जल्दबाजी में उसे दवाई ज़्यादा तो नहीं दे दिया। सीमा जी तुरंत डॉक्टर से बोली, पता नहीं डॉक्टर साहब, हो सकता है मैं कल जल्दबाजी में उसे ज़्यादा दवाई दे दी हूँ। ये सुन डॉक्टर ने उन्हें वार्निंग दिया कि अगली बार से ऐसा ना करे और उन्होंने जो कुछ कहा वैसा करने के लिए कह दिया। सीमा जी पीहू को उठाती रही कि वह कॉलेज जाने के लिए उसे लेट हो रहा है, पर पीहू तो अब उठ नहीं रही। वो बहुत गहरी नींद में सोई थी। थोड़ी देर के बाद केशव जी अंदर आए और वह पूछने लगे, क्या हुआ, आज पीहू उठ नहीं रही? क्या आज उसे कॉलेज नहीं जाना? उसे कहो जल्दी से उठे वरना लेट हो जाएगी। ये सुन सीमा जी बोली, रहने दीजिए, आज के दिन कॉलेज नहीं जाएगी, उसे आराम करने दीजिए। उधर होटल में मयंक और महेश दोनों जल्दी उठे थे और दोनों रेडी हो गए। मयंक हमेशा से बोला कि आज वह वापस कॉलेज के बाहर जाकर खड़ा रहेगा, उसकी पीहू आती होगी। मयंक माना नहीं और वह जल्दी से निकला और आखिर महेश को भी उसके पीछे निकलना पड़ा और वे दोनों आज कॉलेज के लिए बाहर जाकर खड़े हो गए। आज वे दोनों जल्दी पहुंचे थे। धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे थे और सीधे गेट से होते हुए अंदर जाने लगे। बहुत देर तक वे दोनों खड़े थे पर पीहू दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर के बाद पीहू की दोनों फ्रेंड दिखाई दी। उन दोनों को देख यह दोनों आपस में एक पेड़ के पास छुप गए ताकि वे दोनों ना देख लें, वरना सुबह सुबह हंगामा कर देंगी। मयंक को लगा शायद पीहू बाद में आए, अपने पापा के साथ आएगी, पर पीहू आज आई नहीं। वे दोनों ऐसे ही बहुत देर तक खड़े रहे और कुछ ही देर में गेट बंद हो गया, जो देख मयंक फिर से उदास वहीं खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि कहीं पीहू कल की वजह से कहीं